नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश यादव और स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी जो हिस्ट्री की श्रृंखला चल रही थी उसमें हमने कई चीज़ों को कवर किया था जो एग्जामिनेशंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। हमारी वो श्रृंखला वैदिक काल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन बीच में मुझे ध्यान आया कि उसके समकालीन कुछ चीज़ें चल रही थी जो समाज में एक अपना महत्वपूर्ण पक्ष रखती हैं, जिसकी वजह से पूरे सामाजिक परिवर्तन हुए। तो उन्हीं को लेके मैंने सोचा कि पहले उन टॉपिक्स को मैं क्लियर करूं जिनसे एग्जामिनेशंस में प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं और बहुत कम ही लोग ये टॉपिक लेके चलते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ करने से पहले हम क्यों ना एक बार एक दृष्टि आधुनिक जीवन में चल रहे वैचारिक परिवर्तनों को देख लें, यानी कि पुनर्जागरण काल की तरफ एक बार बढ़ चलें। क्योंकि पुनर्जागरण काल के बाद ही हम जान पाएंगे कि वास्तविकता हुआ क्या, किस प्रकार के बातों को पुनर्जागरण के अंतर्गत रखा गया या पुनर्जागरण का तात्पर्य क्या है। इन सब चीज़ों को भी समझना जरूरी है क्योंकि इनसे भी एग्जामिनेशंस में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वह है आधुनिक युग में वैचारिक क्रांति अर्थात पुनर्जागरण। यदि पुनर्जागरण की बात की जाए तो पुनर्जागरण का सामान्य शब्दों में सीधा सा जो तात्पर्य होता है दोस्तों, वह होता है फिर से जाग जाना। जैसे आप रात में सोते हैं फिर सुबह उठते हैं, उसी प्रकार पुनर्जागरण का अर्थ भी था फिर से जाग जाना। और यदि नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, पुनर्जागरण का अर्थ था फिर से जाग जाना, और यह फ्रांसीसी शब्द रेनेसां का हिंदी रूपांतरण था। एक फ्रांसीसी शब्द है जिसको रेनेसां कहा जाता है। इस शब्द को भी नोट कर लीजिए कि पुनर्जागरण जो शब्द आया वह फ्रांसीसी शब्द रेनेसां से आया और जिसका अर्थ होता है उठ जाना या जाग जाना। तो नॉर्मली अगर पुनर्जागरण की बात की जाए कि सामान्य शब्दों में इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है जाग जाना। लेकिन जब हम मानव से इसका कंपैरिजन करते हैं, मनुष्य जीवन में पुनर्जागरण का अर्थ समझते हैं, तो आप देखते होंगे सत्संग कराए जाते हैं ताकि इंसान के अंदर छुपे हुए रहस्यों को उजागर किया जा सके, उनके अंदर अभूतपूर्व शक्ति का संचार किया जा सके। इसीलिए तरह तरह के मोटिवेशनल आयोजन भी किए जाते हैं। आजकल समाज में यह बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि यदि किसी व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं तो उसके अंदर की आंतरिक ऊर्जा उसके अंदर जगती है और वह जीवन में कुछ बेहतर करके जाता है। इसी प्रकार पुनर्जागरण का जो दौर था वह अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण था और बहुत ही विशिष्ट था। पुनर्जागरण काल का जो समय काल माना जाता है वह 1300 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी के मध्य माना जाता है। लेकिन यदि मानव के जीवन में पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ जानना चाहें तो मनुष्य जिस प्रकार से पुराने रीति रिवाजों से, कुरीतियों से, परंपराओं से जुड़ा हुआ है, उन सभी परंपराओं को छोड़कर आधुनिकता को अपनाकर, वैज्ञानिकता को अपनाकर और अपने जीवन को जैसे आगे बढ़ाएगा, वही होता है पुनर्जागरण। यानी कि मनुष्य के लिए पुनर्जागरण का अर्थ क्या है दोस्तों? तो मनुष्य के लिए पुनर्जागरण का सीधा अर्थ है अपने पुरानी कुरीतियों को छोड़कर, परंपराओं को छोड़कर, रीति रिवाजों को छोड़कर आधुनिकता को अपना लेना, जिससे जीवन का आत्मसत्य उसे ज्ञान आत्मसत्य प्राप्त हो सके और वह जीवन को बेहतर बना सके। क्योंकि जब तक हम अपने पुराने रीति रिवाजों से जुड़े रहेंगे तब तक कुछ हम नया नहीं कर पाएंगे और आधुनिकता के दौर में हम काफ़ी पीछे रह जाएंगे। तो पुनर्जागरण का जो प्रचलन प्रारंभ हुआ दोस्तों, वह मनुष्य के अंदर एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व परिवर्तन था जिसकी वजह से पूरा विश्व बदल गया। और यदि पुनर्जागरण की बात करें तो पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो उस समय यूरोप के देश इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण का प्रादुर्भाव हुआ। इसके पीछे भी कारण था दोस्तों, क्योंकि इटली की जो स्थिति थी वह वैज्ञानिकता से परिपूर्ण थी। वहाँ का जो समाज था वह पूरी तरह से विज्ञानवाद का समर्थक था, जिसकी वजह से वहाँ नए नए आविष्कार होना प्रारंभ हुए। और जैसे जैसे नए नए आविष्कार होते चले गए वैसे वहाँ की मानसिकता भी बदलती चली गई। यानी कि वहाँ के लोग जागृत होते चले गए, उनकी मनोदशा, वैचारिकता, सभी चीज़ें बाकी देशों की अपेक्षा भिन्न होने लगी, जिसकी वजह से वहाँ प्रगति भी बहुत तीव्रता से हुई। और यही कारण था कि यूरोप का देश इटली सबसे पहले पुनर्जागरण की जद में आ गया। तो आइए देखते हैं दोस्तों उन विभिन्न विचारकों के मतों को जिन्होंने पुनर्जागरण के बारे में अपने मतों को रखा और अपने शब्दों में पुनर्जागरण को समझाया है। तो एक नज़र हम उनके कथनों पर भी डालते हैं दोस्तों, ठीक है। जागरण के बारे में
महान धार्मिक विचारक सेविल का मानना था कि पुनर्जागरण का अर्थ उन सभी महत्वपूर्ण परिवर्तनों से है जो मध्यकालीन युग के अंत में तथा आधुनिक काल के प्रारंभ में दृष्टिगोचर हुए। यानी कि सेविल यह कह रहे थे कि मध्यकाल के अंत से लेके जो आधुनिक काल प्रारंभ हुआ उनके बीच में जो वैभाषिक, भाषिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक और अन्य परिवर्तन जो देखे गए वही पुनर्जागरण था। और सही बात है कि धीरे धीरे समाज में यदि परिवर्तन आने लगे तो हम उसको किस प्रकार से आकलित करेंगे यह बहुत ही कठिन होता है। तो इस प्रकार सेविल ने बताया कि पुनर्जागरण का अर्थ उन सभी महत्वपूर्ण परिवर्तनों से है जो मध्यकालीन युग के अंत में तथा आधुनिक काल के प्रारंभ में दृष्टिगोचर हुए। और इसी के संदर्भ में रॉबर्ट इरगैंग क्या कहते हैं? रॉबर्ट इरगैंग भी प्रसिद्ध विचारक थे। इनका मत था कि पुनर्जागरण का तात्पर्य उन सभी सांस्कृतिक परिवर्तनों से है जो 1300 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक हुए। और 1300 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक को ही दोस्तों मध्यकाल के रूप में जाना जाता है। और यदि मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में मानव अज्ञानता, अंधविश्वास और कुप्रथाओं से घिरा हुआ था। तो 1300 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी के मध्य मनुष्य उसी अज्ञानता से निकलकर ज्ञान की तरफ बढ़ने लगा था, यानी कि विकासवादी सिद्धांत को फॉलो करने लगा था और विकास की तरफ अग्रसर होने लगा था, जिसकी वजह से उसकी मानसिक वृद्धि भी तीव्र होने लगी। और एक प्रकार से पूरे समाज में 1600 ईस्वी तक पुनर्जागरण का प्रादुर्भाव हो गया और लोगों की मानसिकता भी बदल गई। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि पुनर्जागरण के उदय होने का आखिर वास्तविक कारण क्या था जिसकी वजह से समाज में पुनर्जागरण का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। एक बार चर्चा कर लेते हैं कि जो पुनर्जागरण हुआ उसके प्रादुर्भाव का क्या कारण था। तो यदि पुनर्जागरण के प्रादुर्भाव का कारण जाने दोस्तों तो इसके मुख्यतः 6 कारण थे जिसकी वजह से पुनर्जागरण का उदय हुआ और पुनर्जागरण पूरे विश्व पे कायम हो सका। सबसे पहला जो कारण है दोस्तों वह था धर्म युद्ध। पुनर्जागरण के प्रादुर्भाव का सबसे बड़ा कारण था धर्म युद्ध। मुसलमानों और ईसाइयों के मध्य धार्मिक प्रचार को लेकर, धार्मिक स्थलों को लेकर मतभेद उत्पन्न होने लगे, जिसकी वजह से लोगों ने समभाव की तरफ अपना कदम बढ़ाना प्रारंभ किया और समानता को अपनाना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार धर्म युद्ध ने पुनर्जागरण के प्रादुर्भाव में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। दूसरा जो प्रमुख कारण है दोस्तों वह है कुस्तुनतुनिया का विवाद। कुस्तुनतुनिया का विवाद। अब ये विवाद तो आप सभी जानते ही होंगे कि वह 1453 ईस्वी में तुर्कियों ने क्या किया था, कुस्तुनतुनिया पर कब्जा जमा लिया था। और उस समय कुस्तुनतुनिया स्थल मार्ग के द्वारा एशिया से अन्य देशों में व्यापार करने का एकमात्र स्थल मार्ग था। अब कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कियों ने, मुसलमानों ने कब्जा जमा लिया तो ईसाइयों को भारत आने का जो स्थान था वह पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया और इसीलिए ईसाइयों ने उसके बाद इटली का रुख अपना लिया। और इटली, जब ईसाई इटली पहुंचे तो वहां पर हो रहे विज्ञानवाद के उदय को देखकर उनके मन में भी एक नया परिवर्तन का भाव उत्पन्न हुआ। वहां की संस्कृतियों को अपनाने की उनमें होड़ मची, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये परिवर्तन होने लगे। यानी कि कुस्तुनतुनिया का विवाद भी अपने में महत्वपूर्ण रहा दोस्तों। अगला जो प्रमुख कारण था तीसरा वह था छापे खाने का आविष्कार। यह महत्वपूर्ण है दोस्तों और इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। छापा खाना का आविष्कार आप सभी जानते ही होंगे कि वर्ष 1465 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने छापाखाना का निर्माण किया, यानी कि छापाखाना का आविष्कार किया। किसने? गुटेनबर्ग ने। कब किया? 1465 ईस्वी में। और 1476 ईस्वी में रॉबर्ट कैक्सटन ने इंग्लैंड में छापे खाने का फैक्ट्री ओपन किया, जिसकी वजह से धार्मिक प्रचार प्रसार को भी गति मिली। लोग साहित्य के माध्यम से, नोटबुकों के माध्यम से प्रचार प्रसार करने लगे और एक प्रकार से छापे खाने का आविष्कार भी इस पुनर्जागरण के प्रादुर्भाव का महत्वपूर्ण कारण बना। चौथा कारण की यदि बात करें तो भाषा और साहित्य। छापा खाने का आविष्कार हो चुका था और इस प्रकार विचारकों को एक सहयोग मिला अपनी बातों को सामान्य जनता तक पहुंचाने का।
और जब विचारकों की बातें सामान्य जनता तक पहुंचने लगी तो अपने आप ही धीरे धीरे समाज में परिवर्तन की होड़ मच गई और धीरे धीरे लोग पुनर्जागरण को अपनाने लगे। दोस्तों, अगला जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह था व्यापारिक मार्गों की खोज। अब कहेंगे व्यापारिक मार्गों की खोज के माध्यम से ऐसा क्या परिवर्तन हुआ? तो दोस्तों, व्यापारिक मार्गों की खोज ने विभिन्न देशों की संस्कृतियों को एक देश से दूसरे देश तक स्थानांतरित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को जानता है, समझता है, परखता है और यदि उसे अच्छा लगता है तो उसे अपनाता है। तो इसी प्रकार व्यापारिक मार्गों की खोज ने भी पुनर्जागरण के उदय में महत्वपूर्ण स्थान निभाया है। यानी कि ये 5 कारण अपने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और छठवां जो कारण है दोस्तों वह था नगरों का विकास। नगरों का विकास। इटली में विज्ञानवाद की स्थापना के बाद जब ईसाई भी इटली पहुंचे तो वहां पर बने बड़े बड़े इमारतों को देखकर उनके मन में भी वहां की सभ्यता को अपनाने का विचार उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे नगरों के विकास के साथ साथ सभ्यता और संस्कृति का विकास होना भी प्रारंभ हो गया। इस प्रकार पुनर्जागरण के उदय के कुल 6 कारण हुए। पहला, धर्म युद्ध जो मुसलमानों और ईसाइयों के बीच धार्मिक प्रसार और धार्मिक स्थलों को लेकर हुआ, जिसकी वजह से क्षुब्ध होकर दोनों धर्मों ने समभाव की तरफ अपने कदम बढ़ाए। दूसरा कारण 1453 ईस्वी में मुसलमानों के द्वारा कुस्तुस्तुनिया पर अधिकार जमा लेने की वजह से हुआ, जिसकी वजह से ईसाई इटली की तरफ रुख करते हैं। अगला जो कारण था तीसरा वह है छापाखाने का आविष्कार। 1465 में गुटेनबर्ग के छापाखाने के आविष्कार के बाद जब 1476 ईस्वी में रॉबर्ट कैक्सटन ने इंग्लैंड में छापे खाने का फैक्ट्री ओपन किया तो वहां से भाषा और साहित्य को भी बल प्राप्त हुआ और व्यापारिक मार्गों की खोज तथा नगर के विकास ने भी पुनर्जागरण के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, जब पूछा जाता है कि पुनर्जागरण के उदय के कितने कारण हैं तो आपको कुल 6 कारण बताने हैं। ये 6 कारण नोट कर लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से वह कौन सा कारण है जो पुनर्जागरण के उदय में सहायक नहीं था? तो आप याद रखिएगा यह 6 कारण तो थे ही, इसके अलावा अगर कोई कारण होता है तो वह ऑप्शन में गलत माना जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया पुनर्जागरण के उदय का कारण। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों इटली के पुनर्जागरण की तरफ कि इटली में पुनर्जागरण का वास्तविक कारण क्या था। क्योंकि इटली पहले से ही ख्याति प्राप्त था, धीरे धीरे प्रगतिशील भी हो रहा था, लेकिन वहां पर अगर हम पुनर्जागरण की बात करें तो किन कारणों से हुआ? पुनर्जागरण से जब भी प्रश्न पूछा गया है तो सबसे पहला और सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न यह है कि यूरोप के किस देश में सबसे पहले पुनर्जागरण का प्रादुर्भाव हुआ? तो इसका सीधा सा आंसर है इटली। क्योंकि इटली में विज्ञानवाद, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में लगातार परिवर्तन हुए जा रहे थे, जिसकी वजह से इटली में सर्वप्रथम पुनर्जागरण की स्थिति उत्पन्न हुई। यदि इटली में पुनर्जागरण की स्थिति की बात की जाए कि किन कारणों की वजह से इटली में पुनर्जागरण का प्रादुर्भाव हुआ, तो इसके कुल 4 कारण थे। इन 4 कारणों को नोट कर लीजिए क्योंकि यह एग्जामिनेशंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कारण कि इटली एक प्रगतिशील राष्ट्र था। इटली यूरोप महाद्वीप का प्रगतिशील राष्ट्र था। जिसकी वजह से पुनर्जागरण को बल मिला। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जिस देश की जनता जागरूक हो वहां पर कोई भी परिवर्तन बहुत ही जल्दी से अपना लिया जाता है। यदि वह अच्छा है तो जल्दी से ही प्रचलन में आ जाएगा, यदि वह बुरा है तो जल्द ही समाज से बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार इटली जो था वह यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रगतिशील राष्ट्र था और जिसकी वजह से वहां पे पुनर्जागरण को बल मिला। अब दूसरे कारण की बात करें कि इटली में पुनर्जागरण का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो दोस्तों, जब कुस्तुस्तुनिया पर तुर्कियों ने
अपना अधिकार जमा लिया। तो इटली मध्य देश और यूरोप के मध्य सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनकर उभरा। यानी कि जो दूसरा कारण है वह इटली, लिख लीजिए इसको, इटली मध्यकाल में एशिया तथा यूरोप का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया। और सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनने की वजह से इटली में पुनर्जागरण को और बल मिल गया, क्योंकि जब नए नए व्यापारी आएंगे तो इसकी जो अर्थव्यवस्था है वह अपने आप ही मजबूत होने लगेगी, कुछ करों के माध्यम से, कुछ वस्तु विनिमय के माध्यम से। तो इन सब प्रयासों से इटली में पुनर्जागरण संभव हो पाया। अगले कारण की बात करें कि तीसरा महत्वपूर्ण कारण क्या था दोस्तों, तो इटली में वैज्ञानिकवाद का विकास। इटली में वैज्ञानिकवाद का विकास। इटली में रोज नए नए आविष्कार हो ही रहे थे और जिस प्रकार से आविष्कार बढ़ते गए उसी प्रकार से वहां की स्थिति भी पुनर्जागरण को अपनाने में सक्षम होती चली। लोग पुराने आडंबरों और परंपराओं को छोड़कर नए परंपराओं को अपनाने की तरफ अग्रसर हुए, जिसकी वजह से इटली में पुनर्जागरण और आसान हो सका। यदि चौथे कारण की बात करें तो इटली के तत्कालीन शासकों ने ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में सभी जनता का पूर्ण सहयोग किया। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान रहा वह तत्कालीन शासकों का रहा। इटली के तत्कालीन शासकों ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सामान्य जनता का सहयोग किया। सामान्य जनता का सहयोग किया। और सही बात है, जब कोई प्रशासक अपनी जनता के लिए खड़ा हो जाएगा तो वहां की जनता को एक अभूतपूर्व शक्ति का ज्ञान होता है, जिससे वह एक नया परिवर्तन लाने में सक्षम हो सकता है। तो इटली के तत्कालीन शासकों ने भी कुछ ऐसा ही कार्य किया। उन्होंने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों को और अधिक बल प्रदान किया, जिसकी वजह से उनकी प्रगतिशीलता बरकरार रही और उन्होंने पुनर्जागरण के प्रादुर्भाव को बहुत ही आसानी से अपना लिया और नई अपनी पुरानी कुरीतियों को, परंपराओं को, रीति रिवाजों को छोड़कर नए परंपराओं को और समभाव को अपनाकर पूरे विश्व में सबसे पहले पुनर्जागरण को अपनाने वाले राष्ट्र के रूप में उभारा। तो यह था दोस्तों इटली में पुनर्जागरण के प्रादुर्भाव के बारे में। अब इसके बाद देख लेते हैं कि पुनर्जागरण का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि यदि सामाजिक जीवन ही अप्रभावित रहेगी तो पुनर्जागरण का कोई उद्देश्य सही नहीं साबित होता। लेकिन पुनर्जागरण ने सामान्य जीवन पर भी अपना बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला, जिसकी वजह से पुनर्जागरण पूरे विश्व में सहमति के साथ अपना लिया गया। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों पुनर्जागरण का सामान्य जीवन में प्रभाव। पुनर्जागरण का दोस्तों सामान्य जनजीवन पर कुल 4 क्षेत्रों में प्रभाव डाला। देख लेते हैं वह कौन कौन से 4 क्षेत्र हैं जिन पर पुनर्जागरण ने प्रभाव डाला। तो सबसे पहला सामाजिक जीवन पर। पुनर्जागरण का सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ा सामान्य जनजीवन के सामाजिक जीवन पर। उसके बाद सामाजिक जीवन के बाद दोस्तों सबसे बड़ा परिवर्तन उनके धार्मिक जीवन पर पड़ा। सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, इसके बाद आर्थिक जीवन। और अंततः उनके सांस्कृतिक जीवन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा।
तो यदि बात की जाए कि पुनर्जागरण ने सामान्य जीवन पर क्या प्रभाव डाला, तो पुनर्जागरण ने सामान्य जनजीवन पर 4 हिस्सों में प्रभाव डाला। तो पहला है सामाजिक जीवन पर प्रभाव, दूसरा है धार्मिक जीवन पर प्रभाव, तीसरा है आर्थिक जीवन पर प्रभाव और चौथा है सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव। तो दोस्तों एक एक करके हम इन सभी प्रभावों के बारे में पढ़ते हैं कि पुनर्जागरण का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, धार्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और सांस्कृतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। पुनर्जागरण का सामाजिक जीवन पर जो प्रभाव पड़ा दोस्तों, वह 3 हिस्सों में रखा गया है, 3 भागों में रखा गया है। देख लीजिए एक नजर। पुनर्जागरण ने यूरोपीय देशों में सामाजिक परिवर्तन चक्र को गतिमान बना दिया। समाज में हो रहे नित्य रोज रोज नए नए परिवर्तनों को पुनर्जागरण ने गतिमान बना दिया, बलशाली बना दिया, ताकि जल्द से ही जल्द यह परिवर्तन आ सके। और सही बात है, कुरीतियों को त्यागना लोगों के लिए मुश्किल तो जरूर था, लेकिन अच्छाइयों को अपनाना बहुत कठिन नहीं था। तो लोगों ने धीरे धीरे जो कुरीतियां व्याप्त थी समाज में, उससे किनारा कसना स्टार्ट किया और पुनर्जागरण को अपनाकर खुद को सशक्त प्रदर्शित किया। दूसरा कारण दोस्तों, दूसरा जो प्रभाव पड़ा पुनर्जागरण के कारण, मनुष्य के जीवन से अज्ञानता रूपी अंधकार का विनाश हुआ। जिस अज्ञानता में मनुष्य जी रहा था उस समय में, मध्यकाल में या मध्यकाल से पहले, उस अज्ञानता रूपी अंधकार का विनाश हुआ और वह सद्मार्ग की तरफ अग्रसर हो सका। तीसरा प्रभाव, नव चेतना का सृजन हुआ और लोग सुसंस्कृत और सुव्यवस्थित जीवन का आनंद उठाने लगे। दोस्तों किसको अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, अच्छे से पहनना पसंद नहीं है? उसी प्रकार जब मध्यकाल के लोगों ने देखा कि पुनर्जागरण के समय जो अन्य देशों के लोग हैं वह सुव्यवस्थित तरीके से रह रहे हैं, इसीलिए उनके मन में भी खुद को विकसित करने का विचार उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से उनके अंदर नव चेतना का सृजन हुआ और नव चेतना के सृजन की वजह से वह सुसंस्कृत और सुव्यवस्थित जीवन का आनंद उठाने लगे। अब देखते हैं दोस्तों इसके धार्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़े। तो धार्मिक जीवन पर प्रभाव की बात करें दोस्तों, तो धार्मिक जीवन पर जो प्रभाव पड़ा पुनर्जागरण का, कैथोलिक धर्म के स्वरूप को सुधारा तथा प्रोटेस्टेंट धर्म को सशक्त बनाया। पुनर्जागरण ने जो कैथोलिक धर्म था, जो कि प्राचीन रीति रिवाजों को, कुरीतियों को, पुराने परंपराओं को मानता था, उस धर्म को पूरी तरह से उसके स्वरूप को सुधारा तथा प्रोटेस्टेंट धर्म को सशक्त बनाया। प्रोटेस्टेंट धर्म समभाव की भावना में विश्वास करता था, वह सभी को समान दृष्टिकोण प्रदान करता था और इसी वजह से पुनर्जागरण ने कैथोलिक धर्म के स्वरूप को सुधारा, यानी कि उनके अंदर जो कुरीतियां व्याप्त थीं उसको सुधारने का प्रयास किया और प्रोटेस्टेंट धर्म को सशक्त बनाया। प्रोटेस्टेंट धर्म ने कुरीतियों, प्राचीन परंपराओं को अंधकार के गर्त में ढकेल दिया। जैसे जैसे प्रोटेस्टेंट धर्म मजबूत होता गया, वैसे वैसे उसने क्या किया, प्राचीन परंपराओं को, कुरीतियों को अंधकार के गर्त में ढकेल दिया, जिसकी वजह से लोग प्राचीन परंपराओं और कुरीतियों से बाहर निकल सकें। अगला प्रभाव, मार्टिन लूथर किंग तथा जॉन कॉल्विन ने धर्म सुधार आंदोलनों का खूब प्रचार किया। उस समय महाप्रसिद्ध रचनाकार मार्टिन लूथर किंग और जॉन कॉल्विन ने धर्म सुधार आंदोलनों का बहुत ही अधिक प्रचार किया, जिसकी वजह से लोगों की मनोभावना पर भी प्रभाव पड़ा और लोगों ने पुनर्जागरण को अपनाया। तो यह इसका धार्मिक जीवन पर प्रभाव था दोस्तों। अब बढ़ते हैं इसके आर्थिक जीवन के प्रभाव की तरफ। पुनर्जागरण के कारण उनके आर्थिक जीवन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा दोस्तों। सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? व्यापार सशक्त हो गया। साहसी नाविकों की वजह से समुद्र मार्ग के द्वारा एक देश से दूसरे देश तक पहुंचना आसान हो पाया, जिसकी वजह से उनका जो व्यापारिक क्षेत्र था वह बहुत ही मजबूत हो गया। दूसरा, नगरों का विकास हुआ। वह जैसे जैसे अन्य देशों के भ्रमण पर निकलते गए, वहां की संस्कृति और सभ्यता को अपनाने लगे और इसकी वजह से नगरों का विकास भी पुनर्जागरण के कारण संभव हो सका। उसके बाद दोस्तों, जिस प्रकार से व्यापार के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई, उसी प्रकार धनोपार्जन के साधन भी बढ़ गए और जिसकी वजह से पुनर्जागरण ने पूरे सामान्य जनजीवन पर अपना विशिष्ट प्रभाव डाला और पुनर्जागरण का स्वरूप भी सफल सिद्ध हुआ। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं इसका सांस्कृतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। यदि पुनर्जागरण के सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव के कारण की बात करें तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा
वह भाषा और साहित्य का विकास। पहले के लोग भाषा और साहित्य से अनभिज्ञ हुआ करते थे, लेकिन पुनर्जागरण के प्रादुर्भाव से भाषा और साहित्य का विकास हुआ, जिसकी वजह से लोगों के अंदर भाषा और साहित्य के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हुई। लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना भी प्रबल हुई। तो भाषा और साहित्य का विकास हुआ। चित्रकारों ने कलाकृतियों के माध्यम से लोगों के मनोबल को बढ़ाया। चित्रकारों में उस समय सबसे ज्यादा प्रचलित चित्रकार थे लियोनार्दो दा विंची, जिनकी प्रसिद्ध कृति थी मोनालिसा की तस्वीर। तो दोस्तों, ऐसे ही चित्रकारों ने कलाकृतियों के माध्यम से पुनर्जागरण के प्रादुर्भाव को लोगों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों पुनर्जागरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों की सूची, कि जिन लोगों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से और किन लोगों ने अपनी कलाकृतियों के माध्यम से पुनर्जागरण को सफल बनाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किया और जिसकी वजह से यह प्रयास सफल हो सका। तो एक लिस्ट देख लेते हैं दोस्तों, सूची देख लेते हैं। सूची के लिए ऐसे ही कॉलम बना लीजिए, एक तरफ लिखिए लेखक, एक तरफ देश और एक तरफ रचना। यह पुनर्जागरण के समय अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वालों की सूची है दोस्तों। तो सबसे प्रसिद्ध जो लेखक थे उनका नाम नोट कर लीजिए, दांते। पहला लेखक दोस्तों दांते। दांते कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे इटली के निवासी। दांते कहाँ के निवासी थे? इटली के। और इनकी रचना क्या थी दोस्तों? तो इनकी रचना थी डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी। दांते इटली के निवासी थे, इनकी रचना थी डिवाइन कॉमेडी। दूसरे लेखक थॉमस मूर। थॉमस मूर, और ये रहने वाले थे दोस्तों इंग्लैंड के। थॉमस मूर कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। और इनकी जो रचना थी दोस्तों वह थी यूटोपिया। एक देश भी है यूटोपिया। ध्यान दीजिएगा कि थॉमस मूर जो कि इंग्लैंड के निवासी थे, इनकी रचना थी यूटोपिया, जिसने पुनर्जागरण के समय धर्म प्रचार और पुनर्जागरण के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगले लेखक की बात करें तो दोस्तों शेक्सपियर, आप सभी इनका नाम जानते होंगे, शेक्सपियर। और शेक्सपियर कहां के रहने वाले थे दोस्तों? यह भी रहने वाले थे इंग्लैंड के। और उस समय इनकी सबसे प्रचलित जो कृति थी दोस्तों, जो रचना थी, वह थी मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस। उस समय शेक्सपियर की जो सबसे प्रसिद्ध कृति थी दोस्तों वह थी मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसके माध्यम से पुनर्जागरण का प्रचार प्रसार शेक्सपियर ने किया दोस्तों। इसके बाद मैकियावेली एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, मैकियावेली। और आप सभी जानते होंगे दोस्तों मैकियावेली किस देश के रहने वाले थे? तो ये थे इंग्लैंड के। और इनकी जो कृति थी वह थी द प्रिंस। द प्रिंस, ये इनकी कृति थी जिसने पुनर्जागरण के लिए अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों। तो इन सभी राइटर्स को याद रखिएगा, इनके नामों को याद रखिएगा, इनकी रचनाओं को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशंस में इनसे प्रश्न पूछे जाते ही जाते हैं। इसके बाद मैं अपनी अगली वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पुनर्जागरण से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रृंखला, कि पुनर्जागरण से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देख लेते हैं किन किन चित्रकारों ने अपनी कृतियों के माध्यम से पुनर्जागरण को सशक्त बनाया। तो एक तरफ लिखिए कलाकार या चित्रकार, और एक तरफ लिख लीजिए कृति, यानी कि इन्होंने जो बनाया। तो सबसे प्रचलित थे दोस्तों लियोनार्दो दा विंची। और आप सभी जानते ही होंगे कि लियोनार्दो दा विंची किस देश के रहने वाले थे? यह थे इटली के। और इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति क्या रही दोस्तों? मोनालिसा की तस्वीर। लिख लीजिए लियोनार्दो दा विंची, इटली के निवासी, सबसे प्रसिद्ध कृति थी मोनालिसा की तस्वीर।
अगला लिखिए दोस्तों कलाकार माइकल एंजोले। अब माइकल एंजोले किस देश के थे? तो यह भी थे इटली के। और इनकी प्रसिद्ध कृति क्या थी दोस्तों? इनकी प्रसिद्ध कृति थी द फॉल ऑफ मैन। द फॉल ऑफ मैन, ये इनकी रचना थी। किसकी? माइकल एंजोले की, जो कि इटली के थे। और सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में मशहूर थे राफेल। राफेल किस देश के थे? इटली के। राफेल का सौदा मत समझ लीजिएगा जो फ्रांस से हो रहा था। ये राफेल इटली के रहने वाले थे। और इनकी जो प्रसिद्ध कृति थी दोस्तों वह थी मेडोना की तस्वीर। तो यह पुनर्जागरण का एक संक्षिप्त विवरण है दोस्तों आपके सामने। इसके बाद का जो वीडियो होगा वह पुनर्जागरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से होगा, जिनसे एग्जामिनेशंस में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़िए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।